हेलो गाइस और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं यूपीएससी बाय मैवरिक मनीष। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं 45 डेज स्ट्रेटेजी टू क्लियर द यूपीएससी सीडीएस एग्जाम। अगर आप अभी तक पढ़े नहीं हो, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये वीडियो देख लो, आपको सीडीएस का तोड़ मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट 65 to 70% सिलेबस कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। बस वही चैप्टर्स पढ़ लेना, उसके अलावा आप कुछ मत पढ़ना, आपका 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। और उसके बाद वही 70% सिलेबस, अराउंड 70% क्वेश्चंस आपके सीडीएस एग्जाम में वहीं से आपको मिलेंगे। अगर आपने ये कर लिया तो आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। फॉरगेट अबाउट ओटीए, आईएमए की कट ऑफ, आईएनए की कट ऑफ और एएफए की कट ऑफ, भैया क्लियर कर लोगे आराम से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जो हमारे हैं, तो सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स के बारे में मैंने आपसे इस पूरी वीडियो में बात की है। तो इंग्लिश में देखिए, जैसे पहले इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर हम इसमें अराउंड 90 मार्क्स स्कोर कर सके। तो ये सभी चीज़ें आपको इंग्लिश के एग्जाम में आपको मिलेंगी। और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, आप अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए जितने आप याद कर पाते हैं उतना आप याद कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है चेक करेंगे, उसमें मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं कहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए यूपीएससी और एसएससी के लिए। एंटोनिम सिनोनिम आपको जो एसपी बख्शी की बुक आती है इंग्लिश, उसमें मिल जाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अगर आपके टेंसेज अच्छे हैं तो आप उसको सेंटेंस जो है इंप्रूव कर सकते हो। टेंस का एक और फायदा है कि आप ऑर्डरिंग द वर्ड इन अ सेंटेंस से भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद में देखिए स्पेलिंग एरर्स, बहुत ईजी है स्पेलिंग पिकअप करनी है हमको। अगर आप रेगुलरली इंग्लिश पढ़ते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद में देखिए स्पॉटिंग एरर्स, इसमें आपको रूल ध्यान में रखने पड़ेंगे। जो मेजर रूल्स आपको मिलेंगे अरिहंत की बुक में वो आप कर लेना। उस स्पॉटिंग एरर्स के अंदर आपको नाउन्स के, प्रोनाउंस के, प्रीपोजिशन, कंजक्शन के रूल्स मिलेंगे, है ना। तो ये आप कर सकते हो। क्लोज टेस्ट में आपको एज इन ये एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होता है जो आपको करना होगा। कहीं पे सेकंड फॉर्म लगेगी, कहीं पे थर्ड फॉर्म लगेगी, किसी के अंदर इन लगेगा, इनटू लगेगा, है ना, ऑन लगेगा, अपॉन लगेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। बहुत ईजी है क्लोज टेस्ट, बहुत ज़्यादा ईजी है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वैसे तो नॉर्मली अगर आप वहाँ के इडियम्स एंड फ्रेजेस देखें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उनको आप अच्छी तरीके से, उनके जो मीनिंग होता है वो अच्छी तरीके से पिकअप कर सकते हैं। इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते इडियम्स फ्रेजेस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आ जाती हैं, पर 10 में से अगर 1 या 2 नहीं आते हैं तो इट्स ओके, लेकिन आप 8 तो कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए ऑर्डरिंग द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, वेरी इजी, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए माई नेम इज मनीष, तो मनीष माई नेम इज, इस तरह से करके आ जाएगा, इसको ऑर्डर में लगाना है ना। उसके बाद में ऑर्डरिंग द सेंटेंस, आपको 6 बड़े बड़े सेंटेंस मिलेंगे। इसमें पहला सेंटेंस फिक्स होगा और जो 6th सेंटेंस है वो फिक्स होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको ऊपर नीचे मिलेंगे, उसको आपको एडजस्ट करके टिक मार्क करना है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपसे पूछ सकते हैं, डिटरमाइनर्स पूछ सकते हैं, ये क्या है, प्रीपोजिशन है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, ये काउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं, ये कंजक्शन है या नहीं, ओके। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप नॉर्मली रीडिंग कर रहे हैं ना, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, भैया इससे आसान तो कुछ है नहीं, इट्स ब्लड स्कोरिंग, ओके। सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देख के आपको सब कुछ करना होगा, ओके। चलते हैं। उसके बाद में आइए साइंस, ठीक है। भैया साइंस कहाँ से करें? अब साइंस में मैं आपको बता देता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये इसमें चैप्टर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्लास 9th की एनसीईआरटी, उसके अंदर पहला चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, ओके, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेंटलमैन, साउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनमें वो एग्जांपल पूछते हैं, जैसे थाइलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, इनके अंदर से वो क्या पिकअप करेंगे, एग्जांपल्स पिकअप करेंगे और ये पूछेंगे। फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज स्पेसिफिकली एक्वेटिक, तो उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जो एक्वेटिक होगा, एल्गाई, है ना, वो आपको पिक कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। सो डू वी फॉल इल जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर से बीमारियां आती हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं जो आपको बीमार करते हैं, तो वो जब से ज़्यादा जो है पिकअप करके आते हैं। जैसे स्लीपिंग सिकनेस का है ना,
और कई सारी चीज़ें उसका डायग्राम है। मतलब आपको डायग्राम भी नहीं छोड़ना, आपको डायग्राम भी नहीं छोड़ना, एक एक चीज़ें रट दो। बहुत ज़्यादा लिमिटेड सिलेबस मैंने बनाया है, एक एक चीज़ें रट दो, कुछ मत छोड़ो। अगला देखो क्लास 10th के एनसीईआरटी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके बाद में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इसमें यह है कि जो रस्ट हो जाता है आयरन, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को उससे जब सॉल्यूशन से अलग करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और बाकी बचा कुछ अलग हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद में देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस, भैया बायोलॉजी का हेड है ये तो, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। उसके अंदर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसके अंदर जो है आपको पढ़ना है सिर्फ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स जैसे बाइनरी फ्यूजन है ना, और ऑर्गेनिजम्स का पढ़ना, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, ये चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद में देखिए लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। द ह्यूमन आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर बार एक या दो क्वेश्चन आपको इसमें से आएंगे। 2F2 से अगर लाइट पड़ेगी तो कहाँ पे जो है लाइट इमेज बनेगी, तो 2F2 से अगर लाइट पड़े 2F1 पे बनेगी, या उल्टा है कुछ इसी तरीके से, है ना। तो ये चीज़ें आप देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिटी से लाइट है तो कहाँ बनेगी लाइट, मिरर पे लाइट पड़ेगी तो फोकस पे लाइट बनेगी, F पे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सभी टॉपिक जो है आप अच्छे से कर लेना, इसके बाद में आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। साइंस यहाँ से आपकी मोटे मोटे साइंस मोर देन 70% और अराउंड 70% ही आपकी साइंस यहाँ से कवर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है ज्योग्राफी। अब भैया ज्योग्राफी है, वास्ट सब्जेक्ट है, क्या करें, है ना। तो इसी के लिए क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की एक बुक आती है क्लास 11th की, उसके अंदर आपको ये चैप्टर्स आपको करने हैं। पहला इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैंने जो वो चैप्टर बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं किया जिसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, चांसेस कम है, मैंने सिर्फ वो चैप्टर सेलेक्ट किए जहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है। उस चैप्टर में से हर बार एक ना आधा क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मिनरल एंड रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंडफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये और पहला, ठीक है, और दूसरा। सो ये और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर कहाँ होती है, तो भैया स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, सॉरी। तो ये आपको इस तरह की क्वेश्चंस वो आपको पेश करेंगे, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद करना। अगला देखिए सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, है ना, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ओशन वाटर जो है वो किस तरह से मूव करता है, इसके अंदर आपको वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स, ये सभी चीज़ें आपको इसके अंदर याद करनी है, ठीक है। टाइड्स क्या है, क्रेस्ट क्या है, उसका ट्रफ क्या है, ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है। अगला देखो, अब क्लास 11th का जो फिजिकल इन्वायरमेंट जो सेकंड बुक है, उसमें देखो क्या करना है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। पहला चैप्टर कौन सा है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। अगला है ड्रेनेज सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आपको देखना है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है। सो ओवर एंड ओवर आपको जो है अंदाजा लेना है, जैसे अलकनंदा और भागीरथी आके कहाँ मिलते हैं, शायद देवप्रयाग पे मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला देखो क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मानसून कैसे आ रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, जब साउथ इंडिया से घुसता है तो वो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से घुसता है, उस ब्रांच से घुस रहा है, लेकिन जो नॉर्दर्न इंडिया में वो चीज़ आ रही है तो वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आ रही है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी होंगी। अगला देखो क्लाइमेट हो गया, नेचुरल वेजिटेशन, इसके अंदर आपको पढ़ने हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, है ना, रोजवुड, महावुड, एनी, बोनी करके, ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मैनग्रूव हो गया, थॉर्न फॉरेस्ट होगा। अगला देखो सॉइल्स, सॉइल में आपको याद करना पड़ेगा कौन से सॉइल में कितना कंटेंट है और उस सॉइल पे क्या क्या उगाया जा सकता है, और जो चीज़ उस सॉइल पे उग रही है, जिस फसल की वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ सबसे ज़्यादा कौन से इलाके में है, कौन से स्टेट के अंदर है। चलिए अगला चलते हैं। अगला देखिए क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। इसके अंदर पहला चैप्टर जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन, मतलब ये पहला नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि पहला ही है, लेकिन आप उस तरह से देख लेना, टिक मार कर लेना। पॉपुलेशन कंपोजिशन आपका 2011 का जो सेंसस का डेटा है वो यहीं से आएगा। अगला देखो
प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है, बहुत वास्ट जो है चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज़, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला देखिए सेकेंडरी एक्टिविटी, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जहाँ से इस चैप्टर में पेज, जिस पेज पर रूहर कोलफील्ड जर्मनी है वो वहाँ से आपको शुरू करना, उससे पहले आप मत टच करना। रूहर कोलफील्ड जर्मनी, ठीक है, क्या था इसका, क्या सिस्टम रहा था, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, सॉरी इंडस्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्रीज होना था, इंडस्ट्रीज लोकेशंस इंडिया में कहाँ कहाँ है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है ना, पिट्सबर्ग, सो ये तरह की चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद में देखिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में रोडवेज, रेलवेज, सी रूट्स, वाटरवेज, कैनाल्स एंड पाइपलाइन, इसके अंदर आपको जैसे मिलेंगे पार साइबेरियन रेल मार्ग बोल रहा हूँ, रेलवे, और ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ठीक है, और एक ऑस्ट्रेलियन वे भी है, ठीक है, और नॉर्थ अटलांटिक जो आपका सी रूट है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको करना होगा। अगला देखिए इंटरनेशनल ट्रेड्स, इसमें आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ पोर्ट करने हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोर्ट करने, पैकेज स्टेशन है ना, फ्यूल पोर्ट, बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऑलमोस्ट इस चैप्टर के लास्ट के एक दो पेज पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ह्यूमन सेटलमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। फिर आज जो क्लास 12 की जो सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, पॉपुलेशन, उसके बाद में ह्यूमन सेटलमेंट्स, इस बुक में भी एक और चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला देखो, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, या आप ये करो लो, किसी और चीज़ की जरूरत नहीं। अगला देखो लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, इसमें आपको फार्मिंग और क्रॉप्स, कौन कौन सी फार्मिंग होती है और क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, उसके लिए क्या क्या आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कहाँ कहाँ पे होती हैं, इंडिया का कौन सी पोजीशन है, ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगला देखो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बॉक्साइट कहाँ मिलता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है। आयरन और इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ना। मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री और क्या नाम रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। अगला देखिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये आपको करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको इंटरनेशनल वेज जो है वो सभी तरह की इसके अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी, इंडिया के बारे में भी और वर्ल्ड के बारे में भी। अगला देखिए फिर आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी आपको क्या करने हैं, पोर्ट्स करनी है। ये इंडिया का है, ठीक है, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, हल्दिया हो गया, कांडला पोर्ट हो गया, ठीक है, और मुर्मुगांव हो गया, तो ये सभी पोर्ट्स आपको करने हैं। और यहाँ इसमें ये करना है कि यहाँ से कौन से पोर्ट से सबसे ज़्यादा कौन सा सामान कहाँ पे सप्लाई होता है। जैसे क्वेश्चन आया था कि जापान में जो आयरन जो हमारा जाता है वो कौन से पोर्ट से जाता है, तो मुर्मुगांव से जाता है। मुर्मुगांव पोर्ट कहाँ पे है, गोवा, ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। अगला देखिए उसके बाद में आते हैं हिस्ट्री। तो मेरा मानना तो यह है कि हिस्ट्री आप मत छेड़ो, मैं तो पहले से यही बता रहा हूँ आपको, हिस्ट्री आप मत छेड़ो। और अगर आप करना चाहते हो कि यार चलो कुछ कर लेते हैं, तो एंशिएंट और मेडिवल मत छेड़ना, बहुत ज़्यादा वास्ट है और आपको समझ में भी नहीं आएगी अगर आपने अभी तक उसको नहीं पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो जितना पढ़ा है इनफ है। 45 डेज में एंशिएंट और मेडिवल आपको नहीं छेड़नी है। अगला देखो आप ओनली मॉडर्न हिस्ट्री लीव एंशिएंट एंड मेडिवल, ठीक है, ये आपको समझ आएगा। अगला देखो इसके अंदर आपको बुक है एक स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन बाय राजीव अहिर, उसमें से आपको मैं चैप्टर्स बता रहा हूं, ये आप नोट कर लेना। इसमें आपको क्या करना है कि 1905 या 1904 के बाद में जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको 1904 से लेकर 1947 के बीच में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं वही चीज़ आपको सिर्फ पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वहीं से वो चीज़ें पिक करती है यूपीएससी। देखिए एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म चैप्टर नंबर 12, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स, ये कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 14। उसके बाद एमरजेंस ऑफ गांधी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। इसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा शानदार चैप्टर हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं, सिर्फ वही मैंने उसको पुट किया और कुछ पुट नहीं किया। चलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत चैप्टर नंबर 16। फिर आता है साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी चैप्टर नंबर 19। फिर है चैप्टर नंबर 20, जो भी उसका नाम है वो देख लेना, उसके अंदर आपको 1935 एक्ट मिलेगा, वो पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला देखिए नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, अब हम पहुंच गए 1942 के आसपास। नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स इन वर्ल्ड वॉर 2 चैप्टर नंबर 22। उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद में क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान, पाक एंड इंडियन नेशनल आर्मी चैप्टर नंबर 23।
ठीक है। फिर आता है पोस्ट नेशनल वॉर सिनेरियो, जब वॉर हो गया 1945 के अंदर खत्म, उसके बाद में क्या सिनेरियो बना इसके बारे में बता रखा है। इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, चैप्टर नंबर 25, ये आपका फाइनल चैप्टर है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बता देता हूं जो आपको करनी है। वो क्या है, अपेंडिसेस मिलेगी आपको स्पेक्ट्रम की बुक की लास्ट पेज पे। आपको क्या मिलेगा, अपेंडिसेस। शायद 802 या 803 नंबर पेज से शुरू होता है, या पता नहीं 807 ऐसा कुछ है, देख लेना आप, है ना। इंडेक्स में आपको मिल जाएगा अपेंडिसेस कौन से नंबर पेज पे। तो अपेंडिसेस आप रट लेना, अपेंडिसेस आप रट लो, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें से, ठीक है। और कुल ही 5-6 पेज हैं, उसके अंदर आपको कई सारी चीज़ें दे रखे हैं, न्यूज़पेपर और उनके ऑथर्स कौन थे, किसने चलाया था, कौन कौन से मूवमेंट हुए थे, किस किस वजह से हुए थे, उनके लीडर कौन थे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो लास्ट पेज समरी ऑफ एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर का जो लास्ट पेज होता है वहाँ पे आपको एक समरी मिलेगी। उस समरी में उस पूरे चैप्टर के मेन हेड पॉइंट्स लिखे हुए होंगे। सिर्फ आपको वही, सिर्फ नहीं, आपको वो जरूर पढ़ने हैं। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है किसी तरह वहीं से क्वेश्चन पिक करके आ रहा है, ठीक है, तो वो आप जरूर पढ़ना है। ऐसा ना हो कि वो आप छोड़ के चले जाओ, वो भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी देखिए, इंडियन पॉलिटी के लिए आपको जो बुक मैंने बताई थी वो ये थी कि जो लक्ष्मीकांत, ठीक है, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, वही बुक आपको करनी है। इसके लिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेड सिलेबस बताया है। 70% ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है इन चैप्टर्स में से आती है। अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से याद रखना 14 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कौन सा चैप्टर वो देख लेना, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, रट दो एक एक चीज इस चैप्टर की। फंडामेंटल ड्यूटीज, रट दो एक एक चीज। इमरजेंसी प्रोविजन, बहुत शानदार चैप्टर है। ये चैप्टर बच गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसका और इसका, यानी फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डीपीएसपी, इन तीनों में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है। तो उसको, उन तीनों चीजों को एक साथ क्वेश्चन में पुट करके कंफ्यूज करने की कोशिश यूपीएससी हमेशा करती है। तो ध्यान रहे कि ये तीनों चैप्टर आपके बहुत ज्यादा याद होने चाहिए। अगला देखो, पार्लियामेंट 2-3 क्वेश्चन हर बार उठाती है, 2-3 क्वेश्चन हर बार उठाती है, रट दो इस चीज को। प्रेसिडेंट बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। अगला देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट्री कमिटीज, सेंटर स्टेट रिलेशंस, कंपोजिशन एंड रोल ऑफ फाइनेंस। अब देखो सेंटर स्टेट रिलेशन तक ठीक है, ये बहुत ज्यादा मेजर चैप्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी चैप्टर्स आप इसमें से मत छोड़ने का, ये मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। अब आगे देखते हैं। अब जितने भी कमीशन हैं, है ना, जो बॉडीज हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इनके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इनके अंदर आपको पढ़ना है पहले तो कंपोजिशन, ये कैसे बनते हैं, किस तरह से इनकी कंपोजिशन होती है। उसके बाद में आपको पढ़ना इनका रोल क्या है। 2 ही चीज़ पढ़ना और मत पढ़ना कुछ और। बहुत ज़्यादा मतलब सामान दे रखा है इसके अंदर, वो रेलिवेंट तो है लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है, वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, वो आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। इतना आप कर लेना। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा क्या करना है। एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल शेड्यूल्स, ठीक है, जितने भी शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल है, ठीक है। शेड्यूल लिस्ट जो हमारे यहाँ पे कितनी लिस्ट है, 12 लिस्ट है। उसमें से आपको टेबल 3.3 चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको टेबल 3.3 मिलेगी, जिसमें सभी के सभी शेड्यूल दे रखे हैं, वो आपको याद करने हैं। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में देखिए सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से हमने उठाया है, काफ़ी सारे देशों से लिया है, जैसे डीपीएसपी जो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ड्यूटीज रशियन से। तो ऐसा कुछ करके हमने सभी चीज़ों कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एकत्रित किया है। तो वो आपको करना टेबल नंबर 3.4, ठीक, इससे अगली टेबल है वो आपको कर लेना। फिर देखो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने चैप्टर्स यहाँ पर हैं उन सभी चैप्टर्स से संबंधित जो आपको आर्टिकल मिले पढ़ लेना, छोड़ दो मत। अगला देखो अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं। अब अमेंडमेंट्स का आप देखिए कि अमेंडमेंट्स भी आपको बुक के लास्ट में मिलेंगे। अमेंडमेंट नंबर 1, 24, 38, 42, 44, 52, 73, 74, 86, 91, 92, ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 42 नंबर 1, 44, 52, 73, 74 और 86, 91। ये वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप सारे ही कर लेना, ठीक है, एज सच किसी को स्पेसिफिकेशन मत देना। चलिए
अगला इकोनॉमिक्स कहाँ से करें और करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो भैया इकोनॉमिक्स अगर आपको करना है तो मृणाल पटेल सर का चैनल है, ठीक है, उसके अंदर आपको 2 या 3 वीडियोस मिलेंगी इकोनॉमिक्स की, वो कर लेना, जिसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ कंपटीशन उसके अंदर बताएगा इकोनॉमिक्स के बारे में, वो सफिशिएंट है। उसको आप 2 घंटे के 3 घंटे की वीडियो है वो आप देख लेना, 2 या 3 वीडियो हैं, वो सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि अभी आप बुक पढ़ोगे अगर आप 11th और 12th के इकोनॉमिक्स के, तो वो इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद में देखिए करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो करंट अफेयर्स के लिए 2 सबसे अच्छी मैगजीन होती हैं, एक दृष्टि मैगजीन और प्रतियोगिता, लिखना था ये भूल गया, प्रतियोगिता दर्पण, पिछले 6 महीने का आपको करना है। लेकिन यार करंट अफेयर्स तो बहुत सारा है, अब क्या क्या करेंगे उसके अंदर, देखिए अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स मिले, कौन कौन से अवार्ड्स, एकेडमिक अवार्ड्स, ठीक है, नोबेल प्राइज और ये वगैरह एकेडमिक्स अवार्ड्स होते हैं ना, ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स, स्पोर्ट्स में टेनिस तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, टेनिस और बैडमिंटन सबसे ज़्यादा फेवरेट है यूपीएससी, ठीक है। तो ये कोई भी स्पोर्ट्स अवार्ड आपको मत छेड़ना। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ना, अर्जेंटीना जीती है, तो उसके अंदर कई सारे अवार्ड मेसी ने जीते हैं, ठीक है, कोई फॉरवर्ड ऑफ द ईयर फलाना फलाना फलाना, है ना, तो वो सभी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इवेंट था। उसके बाद में देखिए न्यू वेपन्स, अब नए वेपन्स हमने कौन से बनाए हैं, ठीक है, कौन कौन से हमने नए वेपन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के अंदर हमने इंडक्ट किए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगला देखिए आर्मी एक्सरसाइजेस, अलग अलग देशों के साथ हमारी आर्मी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो एक्सरसाइजेज किसके साथ हो रही है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है और वो एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है, ये बहुत ज़रूरी है। न्यू वेपन्स में से हमको ये पता करना है कि जो वेपन हमने इंडक्ट किया है, ठीक है, आर्मी एयरफोर्स में या नेवी में, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, डीआरडीओ ने बनाया था या इसरो ने बनाया था या बेल ने बनाया था, है ना, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, तो वो हमको याद होना चाहिए। उसके बाद में और कंट्री भी याद होनी चाहिए, हमने इंपोर्ट किया तो कौन सी कंट्री से। साइक्लोन नेम्स, जैसे आसपास हमारे हर साल जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, उन साइक्लोन का हर बार कोई ना कोई नाम रखा जाता है, तो वो नाम क्या था और कौन से देश ने वो नाम रखा था और उस साइक्लोन ने कौन कौन सा एरिया अफेक्ट किया था, वो जरूरी है। उसके बाद में देखिए हाई प्रोफाइल न्यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कोई भी ऐसी हाई प्रोफाइल न्यूज़ जो साइंस और टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप याद करना, ठीक है। अगला देखो न्यू स्कीम्स एंड प्लेटफॉर्म्स, कोई नई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है पिछले 6 महीने में या पिछले 2-3 साल में कर लेना नई स्कीम्स तो, और कोई नया प्लेटफॉर्म पिछले 1 साल के अंदर कोई लॉन्च किया है, जैसे कोई किसान पोर्टल है या कोई नए पोर्टल, किसी भी तरह का पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनके फीचर्स क्या क्या हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला देखिए सर्वे रिपोर्ट्स, ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है ना, वर्ल्ड बिजनेस इंडेक्स आता है, वर्ल्ड कम्पिटिटिव इकोनॉमी इंडेक्स आता है, तो कई सारे इंडेक्स आते हैं, है ना, तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आता है ना, तो ये सभी का आपको क्या है पता होना चाहिए कि उसके अंदर इंडिया की पोजीशन कौन सी थी और 1, 2, 3, 4 पहले 4 कंट्रीज कौन से थे, ठीक है, वो उन 4 कंट्रीज के रैंक क्या क्या है वो आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो रैंकिंग हिसाब से पूछती है, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ द रैंक्स, ठीक है। अगला देखिए रैंकिंग रिपोर्ट्स, जीआई टैग्स, कौन कौन सी नई चीज़ें जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है वो बहुत ज़रूरी है। वो जो चीज़ है जिसको जीआई टैग हासिल हुआ है, सरकार ने दिया है, वो कहाँ की है और वो क्या है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अगला देखिए डेथ्स एंड अपॉइंटमेंट, कोई फेमस पर्सनैलिटी है क्या जिसके भी डेथ हुई है, वो कौन से फील्ड से रिलेटेड था, कोई नया अपॉइंटमेंट कोई भयंकर या तगड़ा, मतलब ठीक है, हाई प्रोफाइल कोई अपॉइंटमेंट अगर अभी हुआ है तो वो बहुत ज़रूरी है हमको पता करना। उसके बाद में एग्रीमेंट्स एंड डील्स, अलग अलग देशों के बीच में एग्रीमेंट्स होती हैं, डील्स होती हैं, तो वो कौन से देश के बीच में कौन सी डील हुई है, उसके अंदर कितना खर्चा आया है, कौन कौन से मेजर प्रोमिनेंट उसके अंदर आपको पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने होंगे, वो सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। और दृष्टि मैगजीन और प्रतियोगिता दर्पण 2 बहुत है, इसके अलावा कहीं मत जाना है। वैसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह के वीडियो लेके आते हैं जो आपको करंट अफेयर्स बताएंगे, तो वो आप अच्छी तरीके से वहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। स्टिल दे ट्राई देयर बेस्ट टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए मैथ, ठीक है, तो मैथ की बड़ी समस्या है लोगों को, है ना, तो मैथ में ये है कि देखो जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और 2D एंड 3D, ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपका 40% सिलेबस कवर करती हैं। ये 4 आप कर लेंगे तो 40% सिलेबस कवर हो जाएगा, इससे एक्स्ट्रा आपको और भी करेंगे, लेकिन ये आपका 40% सिलेबस कवर करती है। आगे देखिए नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड डिस्टेंस,
टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स। सो ये 30% आपका सिलेबस कवर करती है। तो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर करना नहीं है हमको जरूरी, जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। 40% और 30%, 70% इतनी चीज़ें आप कर ले। मैथ हमको भैया ठीक है सब फर्स्ट क्लास है। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए? इंग्लिश का हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 90 मार्क्स, ठीक है। 90 से कम कभी मत टारगेट करना और मेक श्योर कि यू अचीव दैट टारगेट, ठीक है। तो 90 मार्क्स इंग्लिश इज ए वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आप 90 मार्क्स आपको स्कोर उसके अंदर आपको करने ही होंगे। उसके बाद में जीके का टारगेट आप रखना 30 to 40 मार्क्स हो जाएगा आराम से। अगर जितना मैंने आपको बताया अगर आप इतने कर लोगे तो 30 to 40 मार्क्स आपके जीके में आराम से आ जाएंगे। अगले बात चलिए, मैथ का टारगेट होना चाहिए 40 to 50, क्योंकि अगर आप मैथ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी मैथ कहीं ना कहीं तो आपकी मैथ अच्छी है। कोई ना कोई तो 3 या 4 चैप्टर्स ऐसे हैं, जो 4 या 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपकी मैथ अच्छी है, तभी आप मैथ का पेपर दे रहे हो, वरना आप नहीं दे रहे, ठीक है। वरना आप ओटी के लिए ऑप्ट करोगे ना। अब देखिए आगे, तो इसका मतलब आप 40 to 50 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। वो 70% सिलेबस को कंटेक्स्ट में रखते हुए। आगे देखिए, ओवरऑल स्कोर जो हमारा है 160 अबव इसके हिसाब से पहुंच जाएगा। अगर आप ये चीज़ें अचीव करते हो तो हमारा ओवरऑल स्कोर 160 का अबव पहुंच जाएगा। और ये भी कर ही दो यार, जब इतना आप यहाँ तक आ गए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। तो अब क्या होगा, इतना सब चीज़ें आप अचीव कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए मेक श्योर कि आप मेहनत करें। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। लगभग ऑलमोस्ट 2.5 लाख या 3 लाख बच्चे पेपर देते हैं और उसमें से 2800 से 3000 बच्चे जो हैं आपका एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। सीडीएस लिस्ट तो जारी करते हैं, उसके अंदर 6000 कभी 6500 7000 लिस्ट बच्चों के नाम आते हैं, लेकिन हम ओवरलैपिंग होते हैं ना, क्योंकि हम प्रेफरेंस देते हैं ना। पहले AF है, फिर IN है, फिर IMA है, फिर OTA है। तो प्रेफरेंस के हिसाब से कई बहुत बार नाम क्या है बार बार आते हैं। लेकिन अगर आप हिसाब किताब लगाओ तो लगभग 3000 बच्चे आपका हर बार एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बी इन द टॉप 3000 स्टूडेंट्स ऑफ दिस नेशन ऑफ, ठीक है, जिसकी जनता भी 140 करोड़ हो चुकी है, ठीक है, तो आपको परफॉर्म भी उसी तरीके से करना पड़ेगा, आपको मेहनत भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। आप टॉप 3000 के अंदर आना चाहते हो तो अगर आप यही नहीं कर पाए तो SSB कैसे जाओगे भैया? SSB नहीं जाओगे तो अफसर कैसे बनोगे? ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स। और जैसे सलमान भाई कहते हैं ना बिग बॉस में, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यार। थैंक यू।